हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हालचाल है आप सब लोगों के। जी नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और सुनाओ भाई। जी राधे राधे, जी राधे राधे। और बताओ क्या चल रहा है। जय सिया राम जी, जय सिया राम है ना। देख लो, कोई भगवान अगर बचा सकते हैं अगले साल का नीट, तो उन सबका नाम ले लो, ठीक है। बट फिर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया। अगर ये सोच के आए हैं कि बिना मेहनत ही सब कुछ हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है भैया जी, ठीक है। आइए फिर शुरू करें आज की क्लास। लेक्चर नंबर 8 है, दैट इज टुडे। ये बड़े इंपॉर्टेंट है भैया, ये ऐसे नहीं लिखे गए हैं। इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब सिलेक्शन होगा तब आप ये बोलेंगे रिजल्ट स्टेज पे कि हाँ सर, इस रूल ने बड़ा हेल्प किया, उस रूल ने बड़ा हेल्प किया। तो उसके लिए इनको पढ़ना पड़ता है और इनको अप्लाई भी करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि आप इनको अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। And yes, there is one big flaw in your preparation and its name is backlog. बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा। आपका 50% काम कंप्लीट हो जाता है अगर आप रोज क्लास लेते हैं, डीपीपी सॉल्व करते हैं और रिवाइज करते हैं। अगर ये 3 काम कर लेते हैं तो 50% आप बच्चों से आगे निकल जाते हैं। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, रोज क्लास में आना पड़ेगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्लास मिस नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, किसी कॉस्ट पर भी नहीं होगी, ठीक है। सो मेक श्योर करें कि आप इसको फॉलो जरूर करें। आज क्या क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास का, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कोई ट्रिक देखेंगे, और होमवर्क शीट नंबर, आज होमवर्क शीट के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आज यही तीनों चीजें हैं। आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें सबसे पहला काम है हमारा रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। क्या लास्ट क्लास में हम सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर? लिमिटिंग रिएज, नहीं नहीं, मास परसेंटेज वगैरह पढ़ा था। क्या हो रहा है ये, अपने आप ही हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये देख रहे हो तुम? है, ये देख रहे हो? ये तुम लोग सामने सामने दिख रहा है, ये कोई भूत भूत है क्या? ये देखो। हाँ देखो भैया, ये क्या हो रहा है, मेरे को डर लग रहा है भाई। तुम्हें दिख रहा है ये अपने आप मूव कर रहा है। ओह, एक बार फिर मूव किया। मेरा तो दिल वैसे ही बड़ा कमजोर है भाई। हाँ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब करें क्या इसका? ओ भाई, कमरे में मैं हूं भी अकेला, पहले तो किसी को बाहर से बुलाया जाए ऐसा। गिरी चाहिए भाई।
हाँ सर, इधर 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 बोर्ड पे ये देख। मतलब कि इरेजर काम नहीं करेगा? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, मैं कर लूंगा मैनेज। हैं? करने करने वाले। अब वो देख, वो भी पेन भी चेंज हो गया। ठीक है, कोई नहीं, करते हैं इसी से मैनेज करते हैं। और ठीक है, करते हैं। काला जादू इन द हाउस। बट जो भी है सो है, आज मैनेज करेंगे उसको, ठीक है, क्लास व्लास थोड़ा कर देंगे इधर उधर, इतनी छोटी सी बात करिए, देखेंगे बाद में बोर्ड को देखेंगे। बट अभी ध्यान देते हैं टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक ज्यादा जो था आज हमने कल हमने पढ़ा था, वो था मास परसेंटेज। जिसकी भी मास परसेंटेज निकालनी है, मान लो ए की निकालनी है, तो ऊपर लिखेंगे मास ऑफ ए, नीचे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन या टोटल मास, ठीक है, टोटल मास, और इनटू किससे कर देंगे, 100 से। मान लो किसी की वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग, 100 से कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग LRB पढ़ा था हम लोगों ने। सर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? ये वो रिएक्टेंट होता है या वो रिएजेंट होता है जो पूरी तरह क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। सर लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट की जरूरत कब पड़ती है हमें? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो और उन सबका कुछ ना कुछ गिवन हो, मास गिवन है या वॉल्यूम गिवन है, मॉलिक्यूल्स गिवन है, कुछ भी गिवन है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो और उनके मासेस या वॉल्यूम या मॉलिक्यूल्स गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, लिमिटिंग रिएजेंट। सर कैसे फाइंड आउट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट? हर एक रिएक्टेंट के जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए उनको डिवाइड करेंगे हम स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से। पहले रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स उसी के स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से, दूसरे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स उसी के स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से। डिवाइड करने के बाद जिसकी भी वैल्यू क्या आएगी, लोएस्ट आएगी, वो क्या कहलाएगा, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और दूसरी बात, फिर उसके बाद सर लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। अब कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है, उस सारी कैलकुलेशन जो है उसके लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ती है हमें, लिमिटिंग रिएजेंट की। तो स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट का, स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जिसको आपने फाइंड करना है, जिसको इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स लिमिटिंग रिएजेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो भी आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये फाइंड करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अलग अलग लॉज हैं, आराम से इनको पढ़ेंगे। छोटा सा इजी सा टॉपिक है, बस ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा जरूर। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ये कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड
nor be destroyed, but it can be changed from one form to another. ना हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसको एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं. सर कोई एग्जाम्पल दीजिए. एग्जाम्पल ये लीजिए, मान लीजिए आपने चाय बनानी है, चाय टी बनाना है, ठीक है, और उसके लिए आपने डाला मिल्क 15 ग्राम, वाटर 10 ग्राम, शुगर 5 ग्राम, और जो टी लीव्स है वो भी आपने डाले 15 ग्राम, 15 तो टोटल मास रिएक्टेंट का कितना हो गया? 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 15, सर कम्स आउट टू बी 45 ग्राम. जितना टोटल मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही टोटल मास किसका होगा? दैट इज प्रोडक्ट का होगा. कितनी चाय बनेगी? दैट इज 45 ग्राम बनेगी. मैंने एज्यूम किया है कि कुछ भी चीज इवेपोरेट नहीं हो रही, ठीक है. हाँ, आरुषि क्वेश्चन पूछ रही है, कह रही मिल्क ग्राम में कब से आने लगा, है ना? वाटर भी लिक्विड होता है, ये ग्राम में कब से आने लगा? सही कह रहे हैं आरुषि आप तो, है ना? इसका मतलब जो चीजें लिक्विड होती हैं उनका वॉल्यूम होता है, उनका मास होता ही नहीं, यही मतलब हुआ फिर आरुषि ऐसे क्वेश्चन पूछने का, है ना? जैसे मैं सॉलिड हूं तो मेरा मास तो जरूर होगा, है ना? जो भी है 75 kg 80 kg जो भी है, मेरा मास तो होगा, मेरा वॉल्यूम होगा ही नहीं कोई, है ना? कोई, मैं तो फिर मैटर ही नहीं हूं, है ना? आई डोंट मैटर टू यू आरुषि, ऐसा है आरुषि? अरे तो लिक्विड है, मार्केट से जब आप मिल्क लेने जाते हो वो आप मिलीलीटर में या लीटर में लेने जाते हो, इसका मतलब यह है कि उसका मास कुछ नहीं होता ही नहीं मास, उसका मासलेस है. ऐसे थोड़ा होता है आरुषि, थोड़ा थोड़ा तो ध्यान रखें. हाँ मैं मानता हूं इसकी वॉल्यूम होगी, बट इसका मैंने कब कहा कि इसकी वॉल्यूम नहीं होगी. बस करो, ज्यादा मजे मत लिया करो तुम. इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको एमआईटी में बस एक ही लाइन है, उसी को फॉलो करना है, उसी से आंसर आ जाएगा. सर क्या है वो लाइन? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है. फिर आपने टी लीव शुगर से ज्यादा ले लिया. हाँ वो कड़क चाय पीते हैं ना कुछ लोग, इसी कारण. सर ये लॉ कहां पर एप्लीकेबल नहीं है? ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में लॉ एप्लीकेबल नहीं है. न्यूक्लियर रिएक्शंस में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल नहीं होता है. रिएक्टेंट का मास ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास कम होता है. तो फिर कहां गया वो मास? सर वो बन जाता है, एनर्जी बन जाता है. क्या बन जाता है? अरे सॉरी, वो बन जाता है, एनर्जी बन जाता है. नाम सुना हुआ आपने, आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशनशिप. डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर. एनर्जी जो है, सॉरी मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना? हमें बस इतना ही पढ़ना है कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. ये डेल्टा ई क्या है? जितनी एनर्जी रिलीज हुई है. डेल्टा एम क्या है? वो मास डिफेक्ट. रिएक्टेंट का ज्यादा था, प्रोडक्ट का कम है ना? दोनों को माइनस करेंगे तो कुछ आएगा ना, कुछ डिफरेंस आएगा, वही है, ठीक है. बट हमें कुछ इसमें डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है. सर हम लोगों को तो पढ़ना है फिजिक्स में, बस फिजिक्स में पढ़िएगा बेटा, एमआर सर पढ़ाएंगे आपको उसमें, बट मुझे ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है. आइए क्वेश्चन खेलते हैं. मैं चाहता हूं हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करे, ठीक है, पार्टिसिपेट करे और जल्दी जल्दी इसका आंसर बताए. व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट? ओ पाजी हमसे पूछा हुआ है सिल्वर निट्रेट का,
मास पूछा जी, मास। ओहो अच्छा। विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड कितने ग्राम? 5.85। ठीक है जी, इसका मास पूछा हुआ है तो इसे लेट कर लेते हैं x ग्राम। टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब प्रोडक्ट होगा क्या? सिल्वर क्लोराइड कितना आ रहा है? सिल्वर क्लोराइड कितना आ रहा है सर? 14.35 ग्राम एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है तो सर हमने अभी अभी पढ़ा था कि करना क्या है क्वेश्चंस में, मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ओ पाजी इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाता है? 22.85 x प्लस 5.85। ये 5.85 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देना तुमने, तो आंसर कितना आ जाएगा जी? 17 ग्राम आ जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। 17 ग्राम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है जी? आसान सा टॉपिक, आसान सा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट देखिए। इफ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3, अच्छा NaHCO3 कितना है? दैट इज 6.3 ग्राम एडेड टू 15 ग्राम ऑफ CH3COH। CH3COH कितना लिया? 15 ग्राम। द रेजिड्यू इज फाउंड टू बी वे 18 ग्राम। क्या मैं रेजिड्यू का मतलब पहले भी बता चुका हूं? हां सर, जो चीजें सॉल्यूशन में बच जाती हैं उनको आप क्या बोलते हैं? रेजिड्यू बोलते हैं। ठीक है सर, रेजिड्यू कौन नहीं होता? गैसेस रेजिड्यू नहीं होती, उड़ जाती है वो तो, है ना, गैस बनेगी, इवेपोरेट हो जाएगी। ठीक है, द रेजिड्यू इज फाउंड टू वे, एक तो ये बना है एक्वस सॉल्यूशन और एक H2O बनेगा और साथ में CO2 निकलेगा। ये है जो रेजिड्यू नहीं है, नहीं है, ये भी सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा, पानी लिक्विड होता है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, अंदर ही रहेगा। तो ये है रेजिड्यू। रेजिड्यू का मास कितना दे रखा है? 18 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ CO2? अच्छा, इसका मास पूछा हुआ है। फिर वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या ये 21.3 हो जाएगा? ये 18 इधर आके माइनस हो जाएगा। क्या x आ गया? 3.3 ग्राम आ गया, 3.3 ग्राम, 3.3 ग्राम। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है और करेक्ट आंसर दे दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैन वी सॉल्व दिस यूजिंग स्टोशियोमेट्री? यस। ये डाउट में लिखने वाली चीजें होती हैं अनुपम जी, मनीष जी, है ना? रिपीट कर दो सर। क्या रिपीट करना है? इसको रिपीट करना है, खाली पेज को मैं इसको कर, अच्छा इसको रिपीट कर दो, है ना? चलिए, कृष्ण कह रहा है टॉपिक कराओ। अभी तक क्या कर रहा हूं मैं? अच्छा, तो अभी पीछे चल रहा है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, रिपीट कर दीजिए, इसको रिपीट कर देते हैं, है ना? मुश्किल टॉपिक को देखो रिपीट करना भी चाहिए, टीचर की ड्यूटी है। 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3, 6.3 ग्राम NaHCO3 लिया, ऐड किया इसे 15 ग्राम ऑफ CH3COH, CH3COH 15 ग्राम में ऐड कर दिया। द रेजिड्यू इज फाउंड टू बी, ठीक है, रेजिड्यू क्या होता है? जो चीज बच जाती है, बच जाती है, जो गैसेस होंगी वो एस्केप हो जाती हैं, वो रेजिड्यू नहीं है। उनको छोड़ के, गैसेस को छोड़ के जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं आप लोग? रेजिड्यू। ये बनेगा CH3CONA, H2 और CO2। ये रेजिड्यू नहीं है, ये दोनों रेजिड्यू। रेजिड्यू का मास 18 ग्राम दे रखा है, CO2 का मास पूछा हुआ है। मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, x 3.3 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
अगला टॉपिक वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, या इसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। सर ये क्या कहता है? डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, बट मैं आपको बता देता हूं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये कहता है कि कंपाउंड का सोर्स कुछ भी हो, जैसे पानी है, पानी पानी एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूल कैसे लिखा जाता है? H2O से लिखा जाता है। कंपाउंड का सोर्स कुछ भी हो, जो पानी है वो कोई सा पानी भी हो सकता है। सर क्या वो नल का पानी हो सकता है? यस। क्या वो किसी नदी का पानी हो सकता है? यस। समुद्र का पानी हो सकता है? यस। नाले का पानी हो सकता है? यस। बिस्लेरी का पानी हो सकता है? यस। घर पे आरओ वाला वाटर हो सकता है? यस। अमेरिका से लाया हुआ पानी हो सकता है? यस। कंपाउंड का सोर्स कुछ भी हो, हमेशा जब आप पानी के बारे में बात करेंगे, पानी का जो मॉलिक्यूल है वो H2O लिखा जाएगा। इसके अंदर हमेशा दो एटम हाइड्रोजन के होंगे, एक एटम ऑक्सीजन का होगा। दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का। दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन। कहीं से भी कैसे ये H2O कैसे भी बनाओ, ऐसे बना होगा, तब भी वाटर का मॉलिक्यूल यही होगा। दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का, ऐसे बना होगा, ऐसे। अभी पिछले पेज पे किया, जस्ट पिछले पेज पे किया। बना ना, यहां पर भी H2O, इसके अंदर भी दो एटम हाइड्रोजन के होंगे, एक एटम ऑक्सीजन का होगा। सर कोई और? मीथेन की कंबशन करा दो, वहां से भी CO2 बनता है और वाटर बनता है। यहां पर भी जो बनेगा वो वाटर जो होगा, उसके अंदर एक एटम जो ऑक्सीजन का होगा, दो एटम हाइड्रोजन के होंगे, ठीक है जी। एक बच्चा कह रहा है व्हाट अबाउट हार्ड वाटर? हार्ड वाटर भी H2O ही होता है जी। हार्ड वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं कुछ अलग अलग चीजों की, वो तो किसी में भी हो सकती है, बट वाटर तो वाटर ही रहेगा। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था? जेएल ब्रॉस ने किया था। सर इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए, सिंपल एक छोटा सा MIT बता रहा हूं आपको। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व हो जाएगा। मान लेते हैं कोई भी कंपाउंड है AXBY। ए के कितने एटम्स हैं यहां पर एक मॉलिक्यूल में? X। बी के कितने एटम्स हैं यहां पर? दैट इज Y, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना होगा? अगर ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो कर रहा है, अगर ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो कर रहा है, तो परसेंटेज निकालना ए की AXBY में फ्रॉम फर्स्ट सोर्स। निकालनी आती है? हाँ सर, दैट इज मास ऑफ ए, कल सिखाई थी सर आपने, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ AXBY इनटू 100। यहां पर टोटल मास एक, आपने एक सोर्स से AXBY बनाया और किसी दूसरे सोर्स से AXBY बनाया, जैसे यहां पर किया ना, आपने एक तरीके से H2O बनाया, फिर दूसरे तरीके से H2O बनाया, फिर तीसरे तरीके से H2O बनाया। ऐसे ही आपने किसी एक सोर्स से AXBY बनाया, किसी दूसरे से बनाया। यहां पर जो परसेंटेज ऑफ ए आएगी पहले सोर्स से, और जो परसेंटेज ऑफ सोर्स आएगी ए आएगी दूसरे सोर्स से, दोनों सेम आएंगी, दोनों सेम आएंगी, दोनों सेम आएंगी, दोनों सेम आएंगी, दोनों सेम आएंगी। बोथ परसेंटेज आर इक्वल। अगर यहां से 40% आएगी परसेंटेज ऑफ ए, तो यहां पर भी 40% आएगी। यहां पर 88% आएगी तो यहां पर भी 88% आएगी। यहां पर 25% आएगी तो यहां पर भी 25% आएगी। ऐसा नहीं है कि एक से 28% आ जाए और दूसरे से 73% आ जाए, नहीं। अगर परसेंटेज सेम होगी तभी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वैलिड होगा, वैलिड होगा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, आराम से लिखिए, आराम से लिखिए।
लिख लीजिए, 10-15 सेकंड का टाइम है। अलग अलग सॉल्ट का भी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होगा, किसी के बारे में बात, अलग अलग सॉल्ट का केमिकल, अलग अलग सॉल्ट का तो अलग अलग ही होगा, हम तो सेम कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। हाफ क्यों लिखे हैं सर, एक बार बता दीजिए। जी बता देते हैं, क्यों नहीं बताएंगे। आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, H2+ हाफ O2, ये वाला हाफ क्यों लिखा है सर आपने, बैलेंस करने के लिए लिखा है बेटा। यहां पर एक एटम है ऑक्सीजन का, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक होना चाहिए, तो उसके लिए हाफ कर दिया। देखो हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही होता है ना बेटा, ठीक है। अब इसको रब कर रहा हूं क्योंकि इसका इस पेज पे कोई काम नहीं है, आपको समझाने के लिए सिर्फ। सर अगर दो आइसोमर्स हुए तो भी परसेंटेज अलग अलग आएगी, सेम आएगी। सर दोनों में अगर इम्प्योरिटीज हुई तो भी सेम मास होगा। हम तो कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं ना। अब पानी के अंदर आप दूध डाल दो या कोई रूह अफ़ज़ा डाल दो या कुछ भी डाल दो, हम तो यार पानी के बारे में बात कर रहे हैं ना। आप उस रूह अफ़ज़ा के अंदर क्यों घुसे जा रहे हो, आप दूध के अंदर घुसे जा रहे हो। इम्प्योरिटी होने से पानी का मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। पानी तो हमेशा H2O ही होगा, ऐसा थोड़ा होगा पानी जो है H2O की जगह H2S हो जाएगा अगर उसमें दूध डाल दिया तो, है ना। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा सभी ने। सर इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी बोल देते हैं या डेफिनेट प्रपोर्शन भी बोल देते हैं। ओ क्या है जी इसकी लिमिटेशन, जल्दी जल्दी बता दो जी मेरे को। ओ पाजी पहली बात तो जब भी आपने एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनाना है, एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनाना है, ठीक है, मेक श्योर करना है कि उसके आइसोटोप सेम लेने हैं। मेक श्योर करना है कि उसके आइसोटोप क्या लेने हैं, सेम। सर एग्जांपल एग्जांपल यहां पर कुछ लिखना है, पहले समझ लो फिर लिखते हैं। इसको साथ साथ लिख लेना, 2-3 लाइनें छोड़ देना। फॉर एग्जांपल अगर आपने H2O बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो अलग अलग आइसोटोप ले लिए, एक ये जिसे प्रोटियम भी बोलते हैं और एक ये जिसे ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, ठीक है। इससे जो H2O बनेगा वो ऐसा होगा, इससे जो H2O बनेगा वो ऐसा होगा। यहां पर मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालो जरा H2O में, एंड मास परसेंटेज D की निकालो D2O में। ये आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर क्या है सेम, मास नंबर क्या है डिफरेंट। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, बट इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, ठीक है। आइए निकालते हैं सर हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालते हैं। ऊपर आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ H2O, ऑक्सीजन का पता ही है। हाइड्रोजन का तो 2 आ गया, ऑक्सीजन का कितना होगा सर, एक ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 100, दैट इज 200 बाय 18, दैट इज 100 बाय 9, ठीक है। 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। यहां पर बात करते हैं मास परसेंटेज निकालते हैं। ऊपर मास आ जाएगा डी का, एक डी का मास 2 होता है, यहां पर 2 डी है तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ D2O, डी का मास तो पता चल ही गया, O का कितना होगा 1 इंटू 16 इंटू 100। सर ऊपर 400 बाय कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, दैट इज 20 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है, दोनों मास परसेंटेज सेम नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोथ मास परसेंटेज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, ठीक। दोनों इक्वल नहीं, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वैलिड नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं, यही इसकी लिमिटेशन है। फॉर मेकिंग द कंपाउंड, जब आप कंपाउंड बना रहे हो, आइसोटोप्स शुड बी टेकन सेम। अगर आपने गलती से आइसोटोप
अलग अलग ले लिए, आइसोटोप अलग अलग ले लिए, तो मास परसेंटेज सेम नहीं आएगी। मास परसेंटेज सेम नहीं आएगी तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वैलिड नहीं होगा। मास परसेंटेज सेम नहीं आएगी तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी वैलिड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, लिख लिया होगा सभी ने। हाँ, आइसोटोप्स के लिए वैलिड नहीं है बेटा। आगे बढ़ते हैं। और बात करते हैं, इसकी एक और लिमिटेशन भी है। देखिए यहां पर क्या था, मास परसेंटेज सेम आनी चाहिए और कंपाउंड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ क्या, कंपाउंड तो सेम ही है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। सर इसको हैवी वाटर बोलते हैं, अरे है तो वाटर ही ना, है ना, वाटर का एक टाइप है, ठीक है, बट इनकी मास परसेंटेज सेम नहीं आई। बट आइसोमर्स के केस में हो क्या होगा, मास परसेंटेज तो सेम आ जाएगी बट कंपाउंड अलग अलग होगा। मास परसेंटेज तो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, बट कंपाउंड अलग अलग होगा। सर एग्जांपल बताइए, एग्जांपल आइए ना, आइए। इन केस ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स, मास परसेंटेज इज सेम बट क्या अलग होगा, कंपाउंड अलग अलग होंगे। यहां पर कंपाउंड भी सेम होना चाहिए, मास परसेंटेज भी सेम होनी चाहिए, बट यहां पर मास परसेंटेज सेम है बट कंपाउंड्स डिफरेंट होंगे। सर एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल क्यों नहीं दे सकते जी, आइए। ये देखिए C2H6O, C2H6O देखना क्या, इसके अंदर भी 2 कार्बन है, यस, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यस, इसका नाम है इथेनॉल। एंड ये है CH3OCH3, ठीक है, इसका नाम है मिथ ऑक्सी मीथेन। आप मास परसेंटेज यहां पे निकालिए कार्बन की, यहां पर निकालिए कार्बन की, सेम आएगी, सेम आएगी, बट कंपाउंड दोनों अलग अलग है, कंपाउंड दोनों अलग अलग है। यहां पर भी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वैलिड नहीं है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहता था कंपाउंड भी सेम होना चाहिए, मास परसेंटेज भी सेम होना चाहिए। मास परसेंटेज सेम आएगी, बट कंपाउंड क्या है, अलग अलग। निकालो सर मास परसेंटेज, निकालो। कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ऊपर मास कार्बन का, 2 कार्बन का मास कितना होता है, 2 कार्बन का सर 2 इंटू 12, क्योंकि 1 का 12 है तो 2 का 2 इंटू 12। नीचे टोटल मास, सर मोलर मास बोलते हैं जिसे, बिल्कुल। कार्बन का ये आ गया, हाइड्रोजन का कितना होगा सर, 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 का 6 इंटू 1, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 1 इंटू 16 इंटू 100। सर ऊपर आ जाएगा 2400, नीचे आ जाएगा 46, ठीक है। तो ये यहां पर मास परसेंटेज कार्बन की निकाली, वो भी यही आएगी, यहां पर मास परसेंटेज कार्बन की निकाली, वो भी यही आएगी, ठीक है जी। आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। देखो इसके अंदर भी C2H6O है, इसके अंदर भी C2H6O है, बट उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ऑर्गेनिक में आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सर फिक्स्ड रेशो बाय मास क्यों, क्योंकि मास की रेशो फिक्स्ड होती है। इसके कुछ क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको MIT में ऑलरेडी लिखवा दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ मास परसेंटेज निकालनी है। अगर यहां पर ए की निकाली है तो यहां पर भी ए की निकालेंगे, यहां पर बी की निकाली है तो यहां पर भी बी की निकालेंगे, दोनों सेम आएगी, सेम आएगी। यहां पर ए की परसेंटेज, यहां पर ए की परसेंटेज सेम,
यहां पर बी की परसेंटेज, यहां पर बी की परसेंटेज सेम आएगी, ठीक है। वो निकालनी आती है आपको। क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, आराम से करते हैं, ठीक है जी। टू 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल, कॉपर मेटल है तो पता ही है सर सबको, कितना दे रखा है 2.16 ग्राम। वेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, इसमें डाल दिया गया नाइट्रिक एसिड, फॉलोड बाय इग्निशन ऑफ द नाइट्रेट, बनेगा कॉपर नाइट्रेट। और उसका क्या कर दिया गया, इग्निशन, इग्निशन का मतलब होता है हीट कर दो उसे, हीट, फॉलोड बाय इग्निशन, गेव 2.7 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, यहां पर कॉपर ऑक्साइड बना और वो कितना बना 2.7 ग्राम, ठीक है। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। इसी तरह का एक और एक्सपेरिमेंट है, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, कोई और दूसरा एक्सपेरिमेंट है। ये पहला एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट, इसको लिख लेते हैं सेकंड। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.1 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। पाजी हमें दे रखा है, क्या दे रखा है जी, कॉपर ऑक्साइड। वो कितना दे रखा है जी 1.15 ग्राम। अपॉन रिडक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन कराया है उसका हाइड्रोजन के साथ, गिव 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। यहां पर कॉपर बना है, कितना है 0.92 ग्राम। सर साथ में H2O भी निकलेगा, हमें क्या लेना देना। सर यहां पर NO2 भी निकलेगा, हमें क्या लेना देना। हमें तो जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है हमें तो उसी से आंसर निकालना है, ठीक है। शो दैट डाटा फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को, किसको, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। तो ऐसा करता हूं, यहां पर मास परसेंटेज कॉपर की निकाल लेता हूं और यहां पर मास परसेंटेज कॉपर की निकाल लेता हूं, और दोनों जगह अगर मास परसेंटेज सेम आ गई, अगर आ गई तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो बताओ मास परसेंटेज कैसे निकालूंगा कॉपर की, ऊपर मास कॉपर का, नीचे कॉपर की ऑक्साइड का। सर क्योंकि मास परसेंटेज कॉपर की निकाल रहे हो, सॉरी इंटू 100 भी कर रहा, तो ऊपर तो पता चल गया कि कॉपर का मास रखना है, आपको नीचे कैसे पता चला कि कॉपर ऑक्साइड का ही रखना है। भाई आप पूरी लाइन पढ़ के देख लो, कॉपर ऑक्साइड का मास दे रखा है तो और किसका रखूंगा, उसी का रखूंगा। ऊपर आ जाएगा 2.16 इंटू 100 बाई 2.7, ये आ जाएगा 216 बाई 2.7। सॉल्व कर लेंगे इसको। यहां पर भी मास परसेंटेज कॉपर का, ऊपर कॉपर का मास, नीचे जो है, नीचे जो है मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100, दैट इज 92 डिवाइडेड बाय 1.15। अगर ये 1 होता, अगर ये 1 होता तो आंसर आ जाता 92 आ जाता, 1.15 की जगह 1 होता तो 92 आ जाता। बट ये 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू है, डिनोमिनेटर जब भी बड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है, वैल्यू कम हो जाती है, तो 92 से थोड़ा कम आंसर आएगा, 92 से थोड़ा कम आंसर आएगा। बच्चे बता रहे हैं कि 80% आएगा, 80%, 80% आएगा। कई जानों को यह प्रॉब्लम हो रही है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि यहां पर 2.70 लिखा हुआ है, आपने यहां पर 2.7 लिख दिया है, ठीक है। ये बड़ी लेवल की प्रॉब्लम है बेटा। आगे बढ़े, नीचे कॉपर ऑक्साइड का मास क्यों रखा है, ये राजी, अगर ऊपर मास ए का रखूंगा तो नीचे पूरे कंपाउंड का रखूंगा ना, वही किया मैंने वहां पर, ऊपर कॉपर का नीचे कंपाउंड का। सर एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं हम, आइए एक क्वेश्चन और करिए, आराम से करिए, सॉल्व करिए इसको, ठीक है जी।
कॉपर नाइट्रेट को हीट करने पे मास नहीं घटेगा? घटेगा? क्वेश्चन में डाउट है सर, ये क्वेश्चन में डाउट है। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कौन से, इसमें डाउट हो गया? तो फिर बड़ा डाउट है यार, ये तो छोटे मोटे डाउट तो तुम पूछते ही नहीं, छोटे मोटे तो तुम कर ही लेते हो। तो ऐसा है कि अगर इसमें डाउट हो रहा है तो आप मैंने कल वाली क्लास में मास परसेंटेज निकालना सिखाया, वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट को हीट करने पर मास नहीं घट जाएगा। क्या बोलूं आप इसके बारे में, कुछ जवाब तो है नहीं मेरे पास, बट टाइम पास करना है ना, तो टाइम पास करने के लिए आंसर तो देना पड़ेगा। बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये 2.16 था, ये 2.7 कैसे हो गया, ये 2.7 कैसे हो गया, बढ़ कैसे गया, बढ़ कैसे गया? हम तो इसको हीट कर रहे हैं, अभी तो इसमें से NO2 भी निकलेगा। ये मर गया कहीं पे, ये मर गया बेटा कहीं पे, इसका मास नहीं काउंट करोगे क्या? खत्म हो गया, ये मार डालू इसे, गला दबा दो इसका, इसको बोल दूं कि तेरा मास कुछ नहीं है। जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि मिल्क का मास कैसे हो सकता है, मिल्क की तो वॉल्यूम होती है। ठीक है, मार दो इसको, गला दबा दो इसका, कर दे बेटा इसका, डॉक्टर्स की लैंग्वेज में बोले अबॉर्शन कर दे बेटा इसका, अबॉर्शन कर दे नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, अब देखो लड़कियां मजे ले रही है मेन करके, इसी कारण कह रहा था मत बोलो ऐसा। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, बच्चा स्पेसिफिक होता है। ठीक है, क्या फायदा वो बताओ। आइए अगला क्वेश्चन करते, अगला क्वेश्चन करते। ओए भूल जाता हूं एक्चुअली ना, वो आदत पड़ी हुई है ना। चलिए आइए, देख रहे हो मैन मैन करके हो रहा है ना। चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान। 6.488 ग्राम ऑफ लेड, लेड होता है पीबी, कितना दे रखा है 6.488 ग्राम, कंबाइंड डायरेक्टली विद 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1.002 ग्राम टू फॉर्म लेड परऑक्साइड। लेड परऑक्साइड का भी फॉर्मूला दे रखा है PbO2, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, नहीं अच्छा मास नहीं दे रखा, तो वो निकाल लेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, कितना आ जाएगा 7.490। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेड परऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय, अच्छा लेड परऑक्साइड को बनाने का एक और तरीका भी है, दूसरा एक्सपेरिमेंट है, बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप सीधा लिख लो लेड नाइट्रेट को हीट किया, हीट एंड हीट करके लेड परऑक्साइड बना बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट, एंड इट वाज फाउंड, ऐसा पाया गया कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन लेड परऑक्साइड इज, और ये पाया गया कि यहां पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लेड परऑक्साइड में कितनी है 13.38%। ठीक, इससे बताओ कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, फॉलो हो रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। यहां पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पता चल गई है, यहां पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। बताओ भाई कैसे निकालोगे ऑक्सीजन की परसेंटेज लेड परऑक्साइड में? सर ऊपर आ जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 1.002, इसके अंदर ऑक्सीजन कितना है 1.002 डिवाइडेड बाय मास ऑफ लेड परऑक्साइड दैट इज 7.490, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। सॉल्व करके देखेंगे, ये भी 13.38% ही आएगा। अब कहीं जाने बहुत उच्च लेवल का डाउट भी पूछ सकते हैं, ऊपर तो मास ऑफ ऑक्सीजन रखना है, समझ गए, ठीक है, क्योंकि उसी की परसेंटेज निकाल रहे हैं। नीचे लेड परऑक्साइड का मास क्यों रखा है, लेड का क्यों नहीं रख दिया? अरे भाई इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन का मास कितना है 1.022 है ना, तो टोटल मास इसी का आएगा ना। इसके अंदर है ऑक्सीजन, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। कहीं जाने कहेंगे सर ये देखो ये भी ऑक्सीजन है ना, ऐसी हरकतें नहीं करनी है। ठीक है,
चलिए चलिए चलिए, वहां पर भी 13.38%, यहां पर भी 13.38%, दोनों की परसेंटेज सेम आई है। इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वैलिड है। ठीक है जी। आइए बात करेंगे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के बारे में। ठीक है, ये मैन वुमेन वाला खेल, मतलब मुझे बड़ी हंसी आ रही है वैसे तो, मतलब कि ये देश के हमारे भावी डॉक्टर्स हैं जो ये मैन वुमेन खेल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए आपको। ठीक है, तभी तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही है बेटा, सॉरी एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहना है। कोई भी टीचर पढ़ाए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जोलॉजी का, चैट बॉक्स में यही करते रहें आप, बहुत ज्यादा फायदा देगा आपको फाइनल प्रिपरेशन में। ऐसा लगेगा कि बस ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है, कभी कभी देखा है, बहुत सारे बच्चे जो है लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए पीडब्ल्यू से, उससे पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए। ठीक है ना, हुए ना, बहुत सारे, बहुतों के इंटरव्यू भी देखे होंगे, कितनों ने, बहुत सारे बच्चों ने अपनी गलतियां भी गिनाई कि हमसे ये गलती हो गई, हमारा बैकलॉग हो गया, कईयों ने कहा मैंने थोड़ी शुरू में थोड़ी पढ़ाई कम करी। ठीक है, कोई ऐसा देखा है जो कहता है कि यार मैं चैट बॉक्स में ही बैठा रहता था? देखा कोई ऐसा कि मैं सर क्लास लेता था रोज 1.5 घंटा और 1.5 घंटा चैट बॉक्स में ही बैठा रहता था? आपको चैट में जवाब देना चाहिए, मैं मानता हूं, जब पूछे टीचर पूछे यस नो, या बीच में भी कोई दे सकते हैं, कोई डाउट वगैरह आ गया। ठीक है, बट ये मेन वुमेन करने का मुझे तो मतलब समझ नहीं आ रहा। बट चलिए, लगे रहिए, आपको जो सूट करता है आप करिए। ठीक है, आप, हमारी एक कमी है, मेरी अपनी पर्सनली एक फॉल्ट है कि मैं आपको एज ए स्टूडेंट ट्रीट नहीं करता हूं। ये फॉल्ट है मेरा, ये मेरी पर्सनैलिटी का फ्लॉ है। मुझे लगता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ही ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा जो है वो क्लास देख रहे हैं। तो जब भी आपके माँ बाप भी अगर आपको ऐसी कोई भी हरकत करते हुए देखेंगे, ठीक है, तो पहले एक दो बार प्यार से समझाएंगे, नहीं तो फिर डांट के समझाएंगे। ठीक है, नहीं तो एज ए स्टूडेंट ट्रीट करो ना, एज ए स्टूडेंट। ऐसे बहुत सारे महारथी आपको मिल जाएंगे एज ए टीचर जो कभी आपको डांटेंगे ही नहीं। चैट को हमेशा इग्नोर किया जाएगा कि भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना है इनसे। भाई ये आगे देश का भविष्य है, इनको हम नहीं सुधारेंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा आप बताओ। क्या कभी किसी ऐसे डॉक्टर के पास आप जाओगे? है ना, कल की ही न्यूज है, अगर आप देखो तो। मैं कभी लाइफ में कोलकाता गया नहीं हूं, बट न्यूज सुन के मुझे इतना डर लगा ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने घर पे सभी को अ, दिखाया, वाइफ को, पापा को दिखाया कि देखो ये न्यूज आई है। कल की न्यूज है कि कोलकाता में कई जगह फेक डॉक्टर्स पकड़े गए हैं। फेक डॉक्टर्स, एमबीबीएस नहीं कर रखी है, और एमबीबीएस, एमडी, एमएस वगैरह सब कुछ अपने उसके साथ लगा रखा है। ठीक है, एंड इट्स वेरी स्केरी, वेरी स्केरी। और ये मत कहना सर ऐसे तो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, हर जगह गांव गांव में पाए जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है कि कोलकाता में पाए गए हैं तो। ठीक है, नहीं भाई, उनमें से मैक्सिमम डॉक्टर्स वर द डॉक्टर्स एक्टिंग ऐसे डॉक्टर, मतलब कि डॉक्टर की तरह काम कर रहे थे कोलकाता के वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में, बेस्ट हॉस्पिटल में। कैन यू इमेजिन, इमेजिन हाउ स्केरी इज इट। और कई सालों से कर रहे थे, पिछले 10 15 20 सालों से कई कई लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एमबीबीएस का एम भी नहीं कर रखा है, मतलब फुल फॉर्म नहीं पता होगी एमबीबीएस की, एंड देवर एक्टिंग एज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। आप सोचिए इनमें से कितने लोगों की जानें इन्होंने ली होंगी पिछले 20 सालों में। ठीक है, मुझे लगता है शायद जब ये पढ़ते होंगे स्कूल में, इनके भी टीचर्स ने इनको इग्नोर ही किया होगा, इनके अंदर वो वैल्यू स्टिल इंस्टॉल नहीं करी होगी कि भाई कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है, हमेशा अच्छे इंसान बनना। अगर डॉक्टर ना भी बन पाओ तो कम से कम अच्छा इंसान तो जरूर बनना। ठीक है, ये मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे भी 2 बेटे हैं। ठीक है, पता नहीं डॉक्टर इंजीनियर लाइफ में बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, वो तो देखो भगवान ही जानता है, मैं नहीं जानता हूं। बट मैं इतना जरूर चाहता हूं कि सबसे पहले वो अच्छे इंसान जरूर बने। ठीक है, कहीं पर भी जाएं लोग ये कहें कि बहुत अच्छा बच्चा है, संस्कारी बच्चा है। ठीक है, थोड़े पैसे 2 रुपए कम भी कमाता होगा तो चल जाएगा, वो चल जाएगा, दैट इज ओके। ठीक है, बट हाँ, आप पैसे बहुत ज्यादा कमाते हैं,
ठीक है, यहाँ बहुत अच्छे डिग्रीज आपने ले रखी हैं, ठीक है, पैसा बहुत ज्यादा है, बट आप में ना संस्कार है, फूहड़पन है। और तो आई डोंट वांट के, एटलीस्ट मैं तो नहीं चाहता हूं कि मेरा बेटे दोनों ऐसे बने। इसी कारण मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि आप भी ऐसे बने, ठीक है। नहीं तो देर इज ए वेरी गुड थिंग, इग्नोर किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है, बट वैल्यूज इंस्टिल करना टीचर का एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा। टीचर्स द्वारा दी गई वैल्यूज ना, मेरे टीचर्स द्वारा जो दी गई वैल्यूज मुझे हैं, मेरी सारी लाइफ काम आ रही हैं, आज भी काम आ रही हैं, कल भी काम आ रही थी और आगे भी काम आएंगी। तो मैं भी कम से कम ये चाहता हूं, कम से कम ना कुछ गलत ना करें आप, बाकी इच्छा आपकी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। इसमें करेंगे क्या, टू एलिमेंट्स रिएक्ट करके टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स। बात को ध्यान से बस सुनना और समझना। दो एलिमेंट लो, आपस में रिएक्ट करके कितने कंपाउंड बनाने चाहिए, या तो दो या दो से ज्यादा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, समझाइए समझाइए। जैसे ये देखिए, क्या आपने दो एलिमेंट ले लिए, कार्बन एंड ऑक्सीजन, दो एलिमेंट ले लिए, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे। साथ साथ एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको एक एक लाइन क्लियर होती जाए। रिएक्ट टू फॉर्म CO एंड CO2, बन गए कि नहीं, दो कंपाउंड। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन जनरली रिएक्ट करके दो ही बनाते हैं तो मैंने दो लिख लिया, ठीक है सर। ये वाली लाइन यहां तक क्लियर हो गई, दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बन गए। अब ध्यान सुनना, फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दीजिए। चाहे आप कार्बन का भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन का भी कर सकते हैं, बट दोनों में से किसी एक का, ठीक है। सो लेट अस फिक्स मास ऑफ कार्बन। फिर कितना मास फिक्स कर दें, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, बेटा कितना भी कर सकते हो। आंसर हमेशा सबसे क्या आएगा, सेम आएगा। बट अगर आपने एटॉमिक मास फिक्स कर दिया, दोबारा रिपीट करूं, एटॉमिक मास फिक्स कर दिया, तो कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी। कर आप 1 ग्राम भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, आंसर विल रिमेन सेम, बट एटॉमिक मास फिक्स कर दोगे, कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी। ठीक है सर, आपने मास फिक्स कर दिया। किसका मास फिक्स किया, कार्बन का। कितना फिक्स किया, जो उसका ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। दो एलिमेंट्स ने आपस में रिएक्ट करके दो कंपाउंड बनाए और आपने एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया। नाउ फाइंड मास ऑफ अदर एलिमेंट which react with fixed mass of one element, first element, one element, it will form simple ratio, it will form simple ratio। समझा रहा हूं, समझा रहा हूं, 1 मिनट का टाइम दीजिए, बस समझा रहा हूं। मुझे पता है आपका बेसिक वीक है, मैं ऑलरेडी एक चीज को 3 या 4 बार समझाता हूं, बट अगर आपका ध्यान कहीं और होगा, मेरे 3-4 बार या 30-40 बार भी समझाने के बाद भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, रूल्स ऑफ द क्लास फॉलो नहीं करेंगे, अगले साल सिलेक्शन नहीं होगा, अगले साल फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा, मर्जी आपकी है। ठीक है, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया। नाउ फाइंड मास ऑफ अदर एलिमेंट। कार्बन का मास फिक्स कर दिया, इसका मास फाइंड आउट करना है। कौन सा मास फाइंड आउट करना है, जो कि फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, आपको मास ऑफ ऑक्सीजन बताना है, जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ, 12 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ऐसे ही मास ऑफ ऑक्सीजन बताना है, जो कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है CO2 में। जो मास ऑक्सीजन का यहां पे आएगा,
यहां पे आएगा, वो आपस में सिंपल रेशो बनाएगा। बताओ बताओ, निकालो जरा। 12 ग्राम कार्बन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है सर? 16 के साथ। हमें 12 के साथ ही निकालना था। आ गया सर, आ गया। 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है? 2 इंटू 16, 32 ग्राम के साथ। 32 ग्राम के साथ क्या जो ऑक्सीजन का मास आया है सीओ से और CO2 से, CO से 16 आया है, CO2 से 32 आया है, क्या ये आपस में सिंपल रेशो बना रहा है? सिंपल रेशो बना रहा है बाय मास। सर रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, पहले ही मेरे को पता, डाउट में जाने से पहले ही हम रिपीट कर देंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमारे लिए भी बेटर रहेगा। दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर गए, दो कंपाउंड बन गए, एक का मास फिक्स कर दिया। किसका मास? चाहे किसी का भी कर लो, कार्बन ऑक्सीजन जिसका मर्जी, मैंने कार्बन का फिक्स कर दिया। दूसरे एलिमेंट का मास फाइंड आउट करो। कार्बन का फिक्स कर दिया है तो ऑक्सीजन के साथ फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन का फिक्स कर देता तो कार्बन का फाइंड आउट करना था। दूसरे एलिमेंट का मास फाइंड आउट करिए जो कि फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट करना है जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट करना है जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। सर यहां 16 आया, यहां 32 आया। जो ये मास आया वो आपस में सिंपल रेशो बनाएगा, वो आपस में सिंपल रेशो बनाएगा। यही इसकी डेफिनेशन भी है और यही इसका MIT भी है। सर इसके और एग्जाम्पल्स दे दीजिए। मैं देता हूं इसके और एग्जाम्पल भी, एक बार आप लिख लीजिए। 10 सेकंड का टाइम दे देते हैं, आप आराम से इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसके एग्जाम्पल और भी देता हूं। समय समय है जी हमारे पास। डन, नोटेड। आइए और एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, ये देखिए, क्या हमने दो एलिमेंट ले लिए H एंड O, ये रिएक्ट करके इन्होंने दो कंपाउंड बना लिए, एक तो H2O और एक H2O2। एक का मास फिक्स करना है, चाहे ऑक्सीजन का भी कर सकते हो, हाइड्रोजन का भी कर सकते हो, जितना मर्जी कर सकते हो। हमने किसका फिक्स कर दिया? हमने किसका फिक्स कर दिया? ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। तो फाइंड करो मास ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन in H2. Similarly, mass of hydrogen react with 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन in H2O2। जो यहां पे मास आएगा, यहां पे आएगा, वो आपस में सिंपल रेशो बनाएगा, वो आपस में सिंपल रेशो बनाएगा। जल्दी जल्दी बताओ। एक ऑक्सीजन का 16 है, 16 के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है सर? एक हाइड्रोजन का 1 होता है, दो का 2 होगा, तो 16 के साथ 2 रिएक्ट कर रहा है। यहां पर ऑक्सीजन है कितना सर? O नहीं है, O2 है। अच्छा अच्छा, 32 है यहां पर फिर, है ना। 2 इंटू 16, क्योंकि दो ऑक्सीजन है ना, दो ऑक्सीजन है ना, तो 2 इंटू 16 हो गया 32। 32 ग्राम के साथ हाइड्रोजन कितना रिएक्ट कर रहा है? 2 ग्राम। तो 16 के साथ कितना करेगा सर? 1 ग्राम। आधा कर दिया ना, आधा, तो ये भी आधा कर दोगे। 2 का हाफ कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का मास जो कि H2O से आया है और हाइड्रोजन का मास जो कि H2O2 से आया है, क्या ये आपस में सिंपल रेशो बना रहे हैं? सिंपल रेशो बना रहे हैं, 2:1। बेटा ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। सर एक और एग्जांपल दे दे, बहुत ज्यादा हो गए यार। नहीं सर प्लीज, एक और, एक और, चलो फिर एक और दे देते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में दो एलिमेंट लिए, रिएक्ट टू फॉर्म बहुत सारे N2O, NO, N2O3, नेक्स्ट है NO2, या इसी का डाइमर होता है N2O4। बात एक ही है, इसे लिखो या इसे लिखो, और N2O4।
दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट किए और कितने कंपाउंड बना लिए, 1 2 3 4 और 5 कंपाउंड बना लिए, 5, ठीक है। एक का मास आपने फिक्स कर दिया, किसका, नाइट्रोजन का भी कर सकते हो, ऑक्सीजन का भी कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम ही आना है, बस मैंने किसका कर दिया, नाइट्रोजन का कर दिया। आप निकालो अब मास ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। यहां पर N2O वाला यहां लिखो, NO वाला यहां लिखो, N2O3 वाला यहां लिखो, NO2 वाला यहां लिखो, या N2O5 वाला यहां। जो ये मास आएगा यहां पे वो सिंपल रेशो बनाएगा, बनाओ, करो करो करो। N2O में बताओ जल्दी जल्दी, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, दो का 28 ग्राम, तो 28 ग्राम किसके साथ ऐड कर रहा है, 16, तो 14 कितने के साथ करेगा, अरे आपने हाफ कर दिया तो इसको भी हाफ कर दो, 8 आएगा सर, 8, यहां पर 8 आ गया। एनओ में बताओ, एनओ में सर ये तो बहुत सिंपल है, 14 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 16 ग्राम के साथ, हमें करना भी यही था, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है, 16, सर यहां 16 आ जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट N2O3 में करके दिखाओ, N2O3 में एक नाइट्रोजन का 14 होता है, दो का 28 होगा, तो 28 ग्राम के साथ कितना कर रहा है, ओ सर जी 48 कर रहा है, तो फिर 14 के साथ कितना करेगा, सर ये आपने हाफ कर दिया, तो बेटा इसको भी हाफ कर दो, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24। नेक्स्ट NO2 में या N2O4 में करोगे, सेम ही आना है, सेम ही आना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये 14 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है, दो ऑक्सीजन है, एक का 16 होता है तो दो का 32 आएगा सर, 32। N2O5 में भी कर 28 ग्राम 16 इंटू 5 80 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 14 किसके साथ करेगा, सर हाफ कर दिया इसका, तो इसको भी हाफ कर दो, 40 आ जाएगा, 40। क्या नाइट्रोजन की जो रेशो है, नाइट्रोजन की जो रेशो है N2O से NO से N2O3 से NO2 से और N2O5 से, यही है, 8 16 24 32 40, सब 8 के टेबल पे जा रहे हैं, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे और ये 5 पे। क्लियर है सबको, क्या ये सबको क्लियर है, 1:2:3:4:5। सर ये ऑक्सीजन का मास है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये ऑक्सीजन का मास है, ओ कर देता हूं इसको, ओ ओ ओ ओ, ठीक, समझ तो आ गया ना सबको, कैसे थोड़ा समझ ही नहीं आया। आराम से, ध्यान से सुनिए, आराम से ध्यान से सुनिए, पहला न्यूमेरिकल है, करने का तरीका सेम ही रहेगा, एक का मास फिक्स कर दो, दूसरे का मास फाइंड आउट कर लो, जिसका मास फाइंड आउट करेंगे वो सिंपल रेशो बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, सिंपल रेशो बनाएगा, सिंपल रेशो बनाएगा। 16 क्यों नहीं हुआ N2O के लिए, N2O के लिए 16 क्यों नहीं हुआ, मेरे ख्याल से तो मैंने किया है यहां पे, ये तुम्हारे सामने किया है, 14 ग्राम के साथ फाइंड आउट करना था, 28 के साथ थोड़ा फाइंड आउट करना था, 28 के साथ 16 कर रहा है तो 14 का तो 8 करेगा ना, नहीं सर मुझे समझ नहीं आया 14 के साथ कैसे 8 करेगा, मुश्किल कैलकुलेशन है बेटा, बट आप तुम कर लोगे। 28 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है, 16, तो 1 ग्राम के साथ कितना करेगा, 16/28, हमें 14 के साथ निकालना है, तो 16/28 इंटू 14, 16 को 2 से डिवाइड करो, 8 होता है, मैंने 8 ही लिखा है, ठीक है जी।
सिंपल रेशो क्या होता है? सिंपल रेशो क्या होता है? अरे कहां चला गया क्वेश्चन? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं दोबारा। सिंपल रेशो क्या होता है? ये जो ऐसी रेशो होती है ना, 2:3, 3:5, ये सिंपल रेशो है। 1:2। क्या सिंपल रेशो नहीं है? कहीं ऐसा लिखा हुआ है 2.4:5.9, ये सिंपल रेशो नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक। एक मोल इक्वल टू कितना एटम और कितना मॉलिक्यूल और कितना आयंस होता है? डिपेंड कर रहा है किसके एक मोल पूछ रहे हो। एक मोल एटम के पूछ रहे हो तो Na एटम्स होंगे। एक मोल मॉलिक्यूल के पूछ रहे हो तो मॉलिक्यूल होंगे, Na मॉलिक्यूल होंगे। आयन के पूछ रहे हो तो आयंस होंगे। ऑक्सीजन का मास है, कर दिया नेहा जी करेक्ट। ऑक्सीजन की वैल्यू है, कर दिया करेक्ट। एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास दिया हो तो नीचे किसका मास रखेंगे? एक मिनट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास दिया हो, रिएक्टेंट और क्या क्वेश्चन है भाई ये? क्या क्वेश्चन है भाई ये? एक से ज्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास दिया हो तो नीचे किसका मास रखेंगे? भैया जी हमें, तुम्हें तो मेरे को लग रहा खिचड़ी की याद आ गई बेटा तुम्हें देखते ही। खिचड़ी खाने वाले नहीं, नाटक की याद आ गई है ना। क्या बताऊं अब इसके बारे में? कुछ मतलब शब्द भी कभी कभी निशब्द सा कर देते हो, समझ ही नहीं आता क्या बोलूं अब इसमें। कह रहे नीचे किसका मास रखोगे? नीचे कंपाउंड का मास रखेंगे। ऊपर कॉपर का रखा है, ये रहा कंपाउंड कॉपर। ऑक्साइड के अंदर ही कॉपर है ना, हाइड्रोजन का मास थोड़ा रख दोगे नीचे। हाइड्रोजन के अंदर नजर आ रहा है कॉपर? कुछ मतलब कि मेरी तो समझ के थोड़ा अरे हो गया। स्वयं जी ने क्वेश्चन पूछा है, रिया को पीट दीजिए। अरे क्वेश्चन कहाँ चला जा रहा है? मैं ऐसे क्लिक कर रहा हूं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल, क्या रीडिंग आपके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर लूं, मॉडल भी कर लूं, डीपी के साथ? तुम अनुष्का कुछ मत करो, तुम ऐसा करो जो मेरी पहली क्लास थी तुम उसको देख लो, है ना। वो तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद देगा। ये चीजों के लिए बेटा टाइम नहीं है मेरे पास ना, हर क्लास में आऊं, हर क्लास में वही चीज बताऊं। पहली क्लास देख लो मेरी, क्या करना है क्या नहीं करना है सब पता है उसमें। ए और बी कंबाइन करके 4 कंपाउंड्स बना रहे हैं। एक है PQRS, ठीक है। जब P कंपाउंड बन रहा है इतना A इतना भी रिएक्ट कर रहा है। जब Q बन रहा है इतना A इतना भी रिएक्ट कर रहा है। R बन रहा है तो इतना A इतना भी, और ये S बन रहा है तो इतना A और इतना भी रिएक्ट कर रहा है। बताइए ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। मल्टीपल प्रोपोर्शन में करना क्या है? एक का मास फिक्स करना है, दूसरे का मास फाइंड आउट करना है। एक का मास फिक्स करना है, दूसरे का मास फाइंड आउट करना है। रुको जरा रुको, है ना, जब प्यार से जब बातें समझ ना आए प्यार से तो तरीका देखो। उंगली कभी कभी जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो जरूरी नहीं है कि उंगली टेढ़ी करनी पड़े। कभी कभी घी को भी गर्म कर लिया जाता है। अभी देखो जरा, गर्म कर रहे हैं घी। रुको रुको, जस्ट जस्ट गिव मी मिनट, जस्ट गिव मी मिनट प्लीज। थोड़ा कॉन्फिडेंशियल बात है ना। प्यार से समझा लिया, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आगे आगे आ रहा है। अरे रुको रुको रुको, बस रुको। मैम कुछ बच्चे ना वो खेल रहे हैं, जेंडर जेंडर खेल रहे हैं चैट में, मेन और वुमेन ना। मास ब्लॉक करना है मैम, सोचना नहीं, है ना, सोचना नहीं। आंखें बंद करके जहां मेन नजर आए वुमेन नजर आए, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है मैम, ओके मैम, ओके बाय, ओके ओके बाय, सी यू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आइए आइए आइए, है ना। प्यार से समझाया थोड़ी देर पहले, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इधर ध्यान से आराम से समझते हैं। जैसे बेटा पिछले क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही यहां पर करना है। एक का मास फिक्स करना है, दूसरे का मास फाइंड आउट करना है। एक का मास फिक्स करना है, दूसरे का मास फाइंड आउट करना है। सर किसका मास फिक्स करें, ए का या बी का? जिसका मर्जी कर लो, आपकी इच्छा। फिर कितना करें? यहां पर तो एटॉमिक मास दे नहीं रखा। अरे कुछ भी कर लो यार, 1 ग्राम कर लो, 2 ग्राम कर लो, 5 ग्राम कर लो, 100 ग्राम कर लो। मास ऑफ ए 1 ग्राम कर लो, चलो 1 ग्राम। जल्दी जल्दी बताओ, यहां बताओ, यहां बताओ। 0.6 ग्राम के साथ ये कितना रिएक्ट कर रहा है? 0.8। तो 1 के साथ कितना करेगा? 0.8 डिवाइडेड बाई 0.6। सर ये 4/3 हो जाएगा। हाँ, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 8/6 है, 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/3। तो मास ऑफ बी
थोड़ा नीचे करके लिखता हूं, मास ऑफ बी रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ ए। पी में यहां लिख दो, क्यू में यहां लिख दो, आर में यहां लिख दो, एस में। पी में कितना आया सर 4/3, कोई बात नहीं। यहां पर 9 ग्राम के साथ 24 रिएक्ट कर रहा है, हमें 1 ग्राम के साथ निकालना है। सर 24/9, सर 3 के टेबल में 8/3 हो जाएगा, 3 के टेबल में ये 8/3 हो जाएगा, 8/3। बहुत सही। सर यहां पर भी निकालना है, 40 ग्राम के साथ 160 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, हमें 1 ग्राम ऑफ ए के साथ निकालना है, 1 ग्राम ऑफ ए के साथ। तो 40 160/40 सर 4 ग्राम हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। लिख देंगे 4, लिख देंगे 4, लिख देंगे 4, लिख देंगे। सर यहां पर भी 18 ग्राम के साथ 93.6 होता है, तो 1 ग्राम के साथ कितना होगा 93.6 डिवाइडेड बाय 18, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, वो तो बात मुझे पक्की है, बट कितना आएगा एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 5 कैलकुलेटर, थोड़ा टाइम कम है इस कारण यूज कर रहा हूं। 93.6 डिवाइडेड बाय 18, 5.2 आ रहा है, 5.2 आइए 5.2 लिख दीजिए, 5.2 सर 4/3 होता है 1.33, ये होता है 2.66, ये होता है 4 और ये 5.2। क्या ये सिंपल रेशो बना रहा है या नहीं बना रहा है? ये बिल्कुल सिंपल रेशो बना रहा है। देखो सबको 1.33 से डिवाइड कर दो, सभी को 1.33 से डिवाइड कर दो, 1.33 से डिवाइड कर दो। ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हो गया भाई, हो गया जी, हो गया। वन रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 आएगा, एब्सोल्युटली राइट, यही आएगा। ये क्वेश्चन इस चैप्टर में हम 2 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे, एक अभी और एक जब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपको पढ़ाया जाएगा। बट अभी पढ़ लेते हैं, समझ आ गया वेल एंड गुड, नहीं तो यही क्वेश्चन जो है दोबारा भी पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे, और वहां पर काफी आसानी से भी हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ते हैं, आराम से। 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, 2 अलग अलग ऑक्साइड्स हैं मेटल की। फर्स्ट ऑक्साइड, एक का नाम रख देता हूं फर्स्ट ऑक्साइड, दूसरे का नाम रख देता हूं सेकंड ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन 27.6% ऑफ ऑक्सीजन एंड 30% ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, इसके अंदर 27.6% है ऑक्सीजन का, और इसके अंदर कितना है 30% ऑक्सीजन का। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड, अच्छा इसका फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला है M3O4। आपसे सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा गया है, कुछ ऐसा ही होगा, MXOY, यानी कि X और Y पूछा गया, फॉर्मूला पूछा गया। कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, अगर इसके अंदर ऑक्सीजन इतना है तो मेटल कितना होगा? सर कैसी बात कर रहे हो, परसेंटेज ऑफ मेटल प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दोनों मिला के 100 होगी, 100। तो इसकी परसेंटेज पता है, तो मेटल की कैसे निकलेगी? सर 100 में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? सर जी 72.4% मेटल आ जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां पर कितना आ जाएगा? सर दोनों की परसेंटेज मिला के 100 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? सर 100 में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस कर दो, 70% मेटल आ जाएगा, 70% मेटल आ जाएगा। ठीक है जी, आराम से अब डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिए। क्या यहां पर यही मतलब है? 27.6% जब ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स बनते हैं? सर 4।
पार्ट्स का मतलब है एटम्स कितने ऑक्सीजन के? 4। तो अगर मुझे बताओ एक पार्ट होता है यहां पे ऑक्सीजन का, तब कितने एटम होते हैं ऑक्सीजन के? 4 डिवाइडेड बाई 27.6। और अगर 30 होता तो 30, 4 डिवाइडेड बाई 27.6 इंटू 30। इसको सॉल्व करेंगे, 120 को डिवाइड करने 27.6 से। अगर 27.6 की जगह 30 होता तो 4 आता, है ना। 120 को 4 आता, बट ये 4 से थोड़ा बड़ा आएगा। सॉल्व किया हुआ है मैंने, तो मैं बता रहा हूं 4.35 आएगा। यहां पर भी ऐसा ही करते हैं। अगर 72.4 पार्ट्स हैं मेटल के, तो कितने एटम्स हैं मेटल के? 72.4 पार्ट्स मेटल के, तो उसमें एटम कितने हैं मेटल के? सर 3 है ना, M3A4। तो बताओ एक पार्ट होता तब कितने एटम होते? 3 डिवाइडेड बाई 72.4। और अगर 70 पार्ट्स होते, 70, तब कितने एटम्स होते? 3 इंटू 72.4 इंटू 70, 210। 70 इंटू 3 210 डिवाइडेड बाई 72.4। अगर नीचे 70 होता तो 210 डिवाइडेड बाई 70 कितना आ जाता? 3 आ जाता। बट डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है 70 से, इसका मतलब 3 से थोड़ी वैल्यू कम आएगी। मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो 2.9 आएगी। कितनी आएगी? 2.9 आएगी। तो मेटल के कितने पार्ट्स हो गए? मेटल के कितने एटम्स हो गए? 2.9। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4.35। 4 ये 2 ऑक्सीजन के देखो कितने? 4.35। मेटल के कितने? 2.9। बट सर जब भी हमें फॉर्मूला बताना होता है, हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। बताओ इन दोनों को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर जब डिवाइड करेंगे हम लोग 1.45 से। क्या सर आपने रट रखा है क्या? 1.45 नहीं, मैं बता क्या कह रहा हूं, मैं तो फाइंड आउट कर रहा हूं इनका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नहीं सर वो मुझे निकालना आता ही नहीं, मैंने क्लास 4th 5th में सीखा ही नहीं था। कोई बात नहीं, टेंशन ही नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं किसके टेबल में ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है? ये किसके टेबल में और ये किसके? सर 1.45 के टेबल में आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये 2 पे आता है और ये 3 पे आता है। फॉर्मूला हो गया M2O3। M2O3। सर दोनों में से स्मॉलेस्ट से भी कर सकते हैं हम? नहीं बेटा, अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दोनों में से छोटा कौन है? 2.9, डिवाइड कर दो। ये 1 आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा। फिर भाई इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये M2O3 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। रिपीट कर दिया, मैं जानता था। वैसे ये क्वेश्चन जो है, सेम क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में, उसमें एक झटके से आंसर आ जाएगा। बट अभी वो टॉपिक पढ़ाया नहीं है तो ज्यादा बात नहीं कर सकते। मैं दोबारा समझाने की आपको भरपूर कोशिश करता हूं, ठीक है। 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कंटेन 27.6% एंड 30% ऑफ ऑक्सीजन। पहली ऑक्साइड में ऑक्सीजन की परसेंटेज इतनी दे रखी है, दूसरी में इतनी दे रखी है। तो मेटल की परसेंटेज कितनी होगी? सर 100 में से माइनस कर दो, क्योंकि दोनों की परसेंटेज मिला के 100 होना है। यहां पर इतना मेटल आ गया, यहां पर इतना मेटल आ गया। पहले का फॉर्मूला दे रखा है, दूसरे का फाइंड आउट करना है। जब 27.6 पार्ट्स होते हैं या परसेंटेज होती हैं, तो कितने एटम है ऑक्सीजन के? 4। तो 30 में कितने होंगे? 30 में सर 4.35 आ गए। 72.4 पार्ट्स होते हैं, 72.4 पार्ट्स होते हैं, तो मेटल के कितने एटम है? 3 3 3। तो 70 में कितने होंगे? सर 2.9 आ गया। ये हो गया भाई। अब इन दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, सीधा 1.45 से डिवाइड कर लो। नहीं सर हमें उससे भी समझ नहीं आया, तो दोनों में से जो छोटा उससे डिवाइड कर दो। कर दिया सर, 2.9 2.9, ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया। अब इनको इंटीजर में कन्वर्ट करना है सर, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से। ठीक है जी। मैंने रिया को भी पीट दिया बेटा। हाँ बेटा, पीट दिया रिया को। मैं जानता था प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने इसी कारण रिया को पीट दिया।
सही कह रही हो तुम यामिनी, सही कह रही हो बेटा तुम। मेरी सिर्फ एक ही दिली तमन्ना है, बहुत ज्यादा मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं बहुत ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मेरी सिर्फ एक ही दिली तमन्ना है, ठीक है, कि जब आप डॉक्टर बन जाए ना, जब आप डॉक्टर बन जाए तो कोरोना जैसी बीमारी दोबारा ना आए। पहली बात तो मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर बन जाए, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, है ना, हर कोई चाहेगा यही, हर कोई टीचर यही चाहता है कि उसका बच्चा, बट उसके बाद कोरोना जैसी बीमारी ना आए। फिर क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार जो ना अपने दिमाग को खोलना ही नहीं चाहते। 11th 12th कहीं वीक रह गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों की वीक होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट इसको डेवलप नहीं करना चाहते, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वो है कि बस इसका, वो चाहते हैं कि दिमाग का साइज उतना सही रहे और हमारा अगले साल ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए, 720 मार्क्स आ जाए सर हमारे, है ना, बट दिमाग ना यूज, ये ना यूज, ये नहीं यूज करना सर, ठीक है। तो फिर तो एक कह रहा कोविड फेक था, ओ भाई, ओ ये नीट की प्रिपरेशन कर रहा है भाई, ओ मुझे चक्कर आ रहे हैं भाई, ये कह रहा कोविड फेक था, ओए होए 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 होए। अलग सर, कम से कम बच्चों को एडमिशन देने से पहले ये तो चेक कर लिया करो 12th साइंस से करी है कि कहीं और से करी है भाई, कोविड फेक था। कौन से वाले वो उससे हो बेटा, क्या बोले अब, कौन सी सोसाइटी में रहते हो तुम? वो तो नहीं हो जो 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 कहते हैं कि सरकारें लेके आई थी कोविड, तो जो लोग मर रहे थे वो कैसे, वो भी एक्टिंग करते करते निकल गए सारे के सारे, सारे के सारे जो थे वो एक्टिंग करते करते निकल गए। इंडिया की सरकार लेके आई थी, चाइना की लेके आई थी, अमेरिका, मतलब कि अच्छा एक्टिंग भी सबने ऑल ओवर द वर्ल्ड करी फिर, है ना, दिल्ली में भी करी, कश्मीर में भी करी, कन्याकुमारी में भी करी, चाइना में भी करी, यूरोप में भी करी, अफ्रीका में भी करी, अमेरिका में भी करी, कनाडा में भी करी, स्टिल सबने इकट्ठे ऐसे ये सारे एक्टिंग, और एक्टिंग करते इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग के लोग मर गए। ओ भाई मेरे को सच में विश्वास नहीं हो रहा यार, मेरा मतलब चक्कर आ रहे हैं मेरे को यार, एंड आई एम सीरियस, ब्लडी सीरियस अबाउट इट, है ना। और तुम लोग जो है वो डरे जा रहे हो, अरे सर 25 लाख बच्चे जो हैं वो अपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, हमारा क्या होगा? अबे ऐसे भी हैं बहुत सारे, ऐसे भी हैं बहुत सारे जो कह रहे हैं कोविड ही फेक था, ठीक है, तुम्हें कहेगी टेंशन, तुम्हें कहेगी टेंशन, तुम्हें एक सीट चाहिए। और ये तो, ये जो जो कह रहे हैं ना कोविड फेक था, मैं ये तो बात की गारंटी देता हूं कि वो तैयारी तो नहीं कर रहे भाई साहब, हाँ टाइम पास कर रहे हैं, वो मैं एग्री करता हूं, है ना, टाइम पास कर रहे हैं वो मैं एग्री करता हूं, बट कोई कहे कि कोविड फेक था, ये थोड़ा ज्यादा हो गया यार, थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ इसके 730 ही आएंगे, सही कह रहे हो, 720 में से। वे भाई कौन है यार ये, काश मुझे तुम्हारा नाम पता चल जाए ना, ब्लॉक नहीं कराऊंगा तुम्हें, ब्लॉक नहीं कराऊंगा, याद रखूंगा पूरी उम्र कि मैंने नीट का कोई ऐसा बच्चा भी पढ़ाया। पिछले साल भी पढ़ाया यार यकीन 2.0, बट ये थोड़ा ज्यादा है यार, थोड़ा ज्यादा। हंसी मजाक उसमें भी चलता था, ऐसा नहीं है कि वो बैच जो है मैं कहूँ ओहो बैच निकल गया तो वो बहुत अच्छा बैच था, वो ना ना ना, उसमें भी बच्चे थे, बच्चे थे ऐसे, इसमें ठीक है, बट ये थोड़ा ऊपर का लेवल हो गया, मेरा आगे पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, सही बात बताऊं। जिसने भी लिखा था ना कोविड फेक था, 12th तो पास नहीं करी है तुमने, ये तो बात पक्की है भाई, ठीक है, 6ठी 7वीं का बच्चा होगा तो माफ है उसे, बट साइंस वाले तो नहीं हो तुम। सबको बताऊंगा ये बात मैं, देखना अलग सर तक ये बात जाएगी, सर कोविड फेक था, अकेला मैं ही क्यों हंसूं, है ना, सबको हंसना चाहिए। MR सर को फोन करूंगा आज, देखना तुम, है ना। यस बेटा, ऐसे बच्चों के लिए वही होना चाहिए, मे गॉड ब्लेस यू नहीं होना चाहिए, मे गॉड ब्लास्ट यू ही होना चाहिए बेटा। तुम्हारे पास तो कोई आ गया, तुम्हारे पास अगर कोई आ गया
पेशेंट आ गया और उसने बोला कि मुझे कोविड हो गया, तो कैसे फेक झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो कोविड नाम की कोई चीज ही नहीं होती। यार थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि दुनिया की हर एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, बट ये थोड़ा ज्यादा हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस विल बी ए लास्ट लाइन, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, दिस विल बी ए मोटिवेशन थ्रू आउट द ईयर फॉर मी दिस विल बी ए मोटिवेशन कि अगर चैट में ये लिखा जा सकता है कोविड फेक था, तो मेरे को एक बार चीज रिपीट नहीं करनी चाहिए, 2 बार नहीं करनी चाहिए, 10 बार नहीं करनी चाहिए, कम से कम 100 बार रिपीट करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे बच्चे भी हैं भाई जिनका साइंस के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, बट वो नीट का एग्जाम दे रहे हैं क्योंकि वो साइंस का एग्जाम है और साइंस ही उन्हें डॉक्टर बनाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते। आइए, लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ड्यू टू कैटिनेशन। सर प्रूफ करके दिखाओगे? अरे हाँ यार, क्यों नहीं प्रूफ करके दिखाएंगे, आओ ना आराम से, इधर आओ। सर कैटिनेशन क्या होती है? किसी भी एटम की अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। कार्बन में कैटिनेशन बहुत ज्यादा होती है, कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनाता है, बहुत स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, ठीक है, आइए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं ब्यूटेन एंड पेंटेन ले लेता हूं। ब्यूटेन का फॉर्मूला बताना पड़ेगा, ये है। पेंटेन का फॉर्मूला बताना पड़ेगा, वो ये है। कार्बन की कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसी कारण, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास सबको पता है, सिर्फ 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। क्या आपको पता है यहां पर 4 कार्बन है, यानी कि 48 कार्बन, 48 ग्राम कहना तो ग्राम कहना, कितने के साथ रिएक्ट कर रहे हैं? 10 ग्राम के साथ, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 10 का 10 होगा। इसका मास फिक्स कर लेता हूं 12 ग्राम। 2 एलिमेंट्स लिए कार्बन हाइड्रोजन, उन दोनों ने मिलकर 2 कंपाउंड्स बना लिए, इनमें एक का मास फिक्स कर लिया। किसका कर लिया? कार्बन का कर लिया, 12 ग्राम। 48 ग्राम के साथ हाइड्रोजन कितना रिएक्ट कर रहा है? 10 ग्राम। तो 12 के साथ कितना करेगा? सर ये 4 से डिवाइड किया तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, 2.5। यहां पर भी 12 5 60 ग्राम के साथ 12 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो 12 के साथ कितना करेगा? सर यहां से यहां जाने के लिए 5 से डिवाइड किया, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, 2.4। यहां से जो हाइड्रोजन का मास आ रहा है और इधर से जो हाइड्रोजन का मास आ रहा है, ठीक है, क्या ये दोनों आपस में सिंपल रेशो बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं सर दोनों आपस में सिंपल रेशो। एक 2.45 है, एक 2.4 है। सिंपल रेशो कैसे होती है? ये 1:2 होता, 1:1 होता, 2:3 होता, 5:6 होता, कुछ इस तरह का होता। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। आइए इसी की लिमिटेशंस को आगे बढ़ाएंगे, कल पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, एक बार जरा एमआर सर को भी बताया जाए, एमआर सर को कॉल करें, देखें अगर सर क्लास में नहीं होंगे तो वो पक्का पिक करेंगे। रुको जरा, रुको, है ना, देखिए जरा, क्लास में नहीं होते हैं तो सर पिक करते हैं। रुको जरा, रुको, बताएं तो सही उनको, किन महारथियों को पढ़ा रहे हो आप? सर गुड आफ्टरनून। सर आप ना इस समय यकीन 2.0 में लाइव हो सर। अच्छा यकीन 2.0। हाँ यकीन 2। सर मैं बताना चाहता था, देखो बैच तो सर पिछले साल भी थे, यकीन ऐसा थोड़ा है पहली बार हुआ है।
नहीं नहीं, पिछले साल भी थे जी सर। पिछले, बट अब की बार आपको कुछ नायाब हीरे मिल गए हैं सर। नायाब हीरे। हाँ हाँ नहीं, हाँ बैंक इस बार ज्यादा अच्छा लगा मुझे पहली बार से। बहुत थोड़ी ज्यादा। सी स्पैमिंग कम है, रिलेटिवली स्पैमिंग कम है। चीजें समझ रहे हैं बच्चे, थोड़ा मेच्योर हो रहे हैं बच्चे। सर मैं बता तो रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पिछली बार हम्म, क्या था, स्पैमिंग ज्यादा थी तो हमें वो दिखते नहीं थे स्पैमर, क्योंकि स्पीड ज्यादा होती थी ना सर। तो हाँ आज मैंने एक नायाब हीरा पकड़ लिया है, ठीक है, बस अब हाँ आपको तराशना है, मैं इस कारण आपके सुपुर्द कर रहा हूँ उसे। आपको हाँ हाँ। सुपुर्द कर रहा हूँ, उसको सुपुर्दे खाक नहीं करना है, ठीक है। तो आज हाँ आज स्पैमिंग कर रहा था एक जना, ठीक है। हाँ वो कह रहा हाँ था कि सर जो कोविड था ना, कोविड, हाँ। सर वो फेक था सर। अच्छा, कोविड फेक था। हाँ कोविड फेक था। तो हाँ। मैं कह रहा हूँ कि अब इसको बस पकड़ना है हमने सर, और अच्छा। इसको बुला लेते हैं सर, अपना नोएडा ही बुला लेते हैं, मैं तो कहता हूँ। हाँ, मतलब ठीक ये है। तो ऐसा रिसर्च देगा कि पता हाँ नहीं। हाँ हाँ। तो इनको पकड़ के बस अब आपको रखना है और तराशना है सर, बस और कुछ नहीं करना, हीरा तो है ही। ठीक है। पेट तो मैं पढ़ाना ना छोड़ देता हूँ, बस इसी पे लग जाता हूँ। तो मैंने तो क्या यही होगा बोला बता है, के। यही बोला है कि अब बस नहीं, मैंने भी सर स्पैमिंग तो देखो हर जगह होती है, आपकी क्लास में, हमारी क्लास में, और रोज ही होती है, हाँ, ठीक है। हर जगह बट होती है। ये थोड़ा लेवल थोड़ा ऊपर हो गया, तो मेरे हद से हाँ बाहर चली गई थी बात, तो मैंने कहा फिर आपको बुलाते हैं, क्योंकि अब आप ही संभाल सकते हो इस बात को, तो ठीक है। और अगर आप भी हाथ खड़े कर दोगे तो फिर अलग सर को बुलाएंगे। नहीं नहीं सर, संभाल लेंगे सर, संभाल संभाल लेंगे। लेंगे तो ठीक है, ठीक है। संभाल लेंगे। और सर बाकी सर फिर। अगली बार से हाँ क्या करना है सर, कोई भी अगर ड्रॉपर का बैच अपना लॉन्च करना है ना सर, हाँ तो जी। उसको परचेज करने से पहले उसकी 12th की मार्कशीट अपलोड करवानी है सर। नहीं चलो 10th की करवा लो, 12th का तो चलो कभी रिजल्ट भी नहीं आया होता। हाँ 10th की हाँ। मार्कशीट अपलोड करानी है कि 10th तो पास कर रखा है कम से कम। यस यस यस, कई ठीक है। बच्चे नहीं सर, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। हम्म कई बच्चे सर 8 के, 9 के, 10th के, हम्म। 11th के एडमिशन ले लेते हैं ये चीज में। चलो 11th तो चलेगा क्योंकि हम इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं हाँ हाँ कि हाँ। अगर बच्चा 9th भी पढ़ा हुआ है ना तो भी हम्म इस बैच में आ सकता है। हम्म। 110%, 9th पढ़ा हुआ है तो भी आ सकता है। एग्रीड सर, एग्रीड। अगर अगर उसने 9th भी नहीं पढ़ा है, 8th भी नहीं पढ़ा है, तो कैसे पढ़ाओगे सर आप उसको। नहीं नहीं सर, मैं टेंथ आपकी, की जरूरत नहीं है, 10th की जरूरत नहीं है, 11th की जरूरत नहीं है, 12th की जरूरत नहीं है, सिर्फ 9th तक अगर बच्चा पढ़ा है तो हम उसको एक ही में पढ़ा के सेलेक्ट करा सकते हैं। तो सर ये कौन सी प्रॉब्लम ये क्लास, होता है। ये कौन सी क्लास में होगा सर कोविड फेक था वाला? ये ये तो अभी पैसा दिया है चूहे ने। तो सर आज फिर शाम को आराम से बात करते हैं सर इस टॉपिक पे, हाँ, ठीक सर है। नहीं नहीं, एक चीज मैं आपके सामने मतलब बच्चों को कहना चाहता जी हूँ। जी सर प्लीज। ये ये ऑनलाइन और ऑफलाइन में मतलब क्या बड़ा डिफरेंस होता है। ये कहते हैं ना, ऑफलाइन जाएंगे तो पढ़ाई होगी, हम्म। ऑफलाइन में ये चूज भी नहीं कर पाएंगे और हम्म। एक डाउट नहीं पूछ पाएंगे और टीचर को पता तक नहीं चलेगा कि इनका लेवल क्या है, वो पढ़ा के निकल निकल जाएगा। जाएगा, यही इसलिए तो। इसीलिए बच्चे को ऑफलाइन में ये कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आई ऑफलाइन में। क्यों समझ नहीं आई? कि हम्म। जितनी इनकी दिमागी दिवालियापन है ना, हाँ जितना ये दिमागी रूप से भिखारी है ना, वो हमें कमेंट पे बता पाते हैं, तब उसके रिस्पॉन्स में हम दे पाते हैं जवाब। सर एक एक बिल्कुल। कहकर और ये बोल भी पाता है ना, यहाँ पे अपनी दिमागी दिवालियापन बता पाता है सर। स्पैमिंग से अगर थोड़ा हट के भी देखे तो ये ऑनलाइन की वजह से इनकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन में ये बोल पाते हैं कि ये कुछ भी इतनी वाहियात घटिया और अपनी दिमागी दिवालियापन निकाल के कमेंट में रख देते हैं सर, उसको हम बता भी देते हैं डाउट। सर मेरी हंसी नहीं रुक रही है सर, मैं थोड़ा फोन को रखना चाहता हूँ, क्योंकि क्योंकि बच्चों के सामने मैं हंसना नहीं चाहता सर, जोर जोर से सर। सही बता रहा हूँ सर, मैंने कल रियलाइज किया इस बात को कि इनको तो थैंकफुल होना चाहिए कि ऑनलाइन में ये अपने, इनकी बेइज्जती नहीं हो रही ना, इनका चेहरा नहीं है, वो कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी डाउट पूछ सर लेते हैं, कल, तो अच्छी बात है। सर कल एक और भी था सर, कल एक और भी था। अच्छा। वो पता क्या कह रहा था सर, बर्गर होता है ना बर्गर, हाँ। सर उसमें दो बन होते हैं सर, एक ऊपर एक नीचे। मैं कहा एक ही होता है, कह रहे नहीं वो दो होते हैं सर। तो उस पे भी यार काफी देर, अलग उस पे भी अलग काफी देर डिबेट चली। तो मेरे को लग रहा अलग है लेवल पे आपकी क्लास में रिसर्च चल रहा है मेरी क्लास में रिसर्च चल रहा है, मेरे को लगा कुछ नया ही करके मानेंगे सर अब की बार ना हम। सिलेक्शन विलेक्शन से रैंक वैंक तो हर साल दे रहे हैं, बट अब की बार कुछ और ही करना पड़ेगा सर। लेकिन बैंक में बच्चा सर बहुत पढ़ने वाला नहीं नहीं, होता है पढ़ने सर, वाला ये है सर। हम इस परेशान हो जाते हैं स्पैमिंग को देख के। हाँ हाँ लेकिन हाँ। दिल है जो ये जानता है कि बहुत ऐसे बच्चे नहीं हैं नहीं जो सर, कमेंट बंद करके पढ़ रहे हैं। ऑन ए सीरियस नोट, मतलब कि बच्चा पढ़ने वाला है बैच में, वो इनके डाउट बहुत वाउट से बहुत पता चल बहुत जाता है। बट बहुत हाँ कुछ मेहनत। बच्चे जो हैं मतलब कि थोड़ा वो कर सर भी लेते हम भी होते ना तो एक दिन बदमाशी करते। मैं तो बहुत स्पैमिंग करता अगर मैं पढ़ता तो हैं। सर। लेकिन स्पैमिंग करने के बाद एक टाइम के बाद मैं शांति से पढ़ता भी, कमेंट बंद करके मैं पढ़ाई भी करता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन इनमें क्या है कि जो पढ़ने वाला है पूरा पढ़ता है और जो बदमाशी करने वाला है सिर्फ वो भी बदमाशी पूरा करता करता है सर, वो भी फिर है, वो भी कुछ, पूरा करता है। हाँ पूरा पूरा वो देखो। वो समझ
नहीं पड़ता, कभी कभी चलो हंसी मजाक हो जाती है, लेकिन हाँ उसके बाद पढ़ना होता है सीरियस। बिल्कुल बिल्कुल तो चलो। दो तरह के बच्चे हैं, या तो स्पेलिंग ही करते हैं, नहीं तो पढ़ते ही हैं। जी सर जी। ठीक है सर, मिलते हैं, ठीक है, जल्दी बात ओके करते हैं सर, सर। ओके ओके सर, ओके। ओके। तो एमआर सर ने देखो बहुत सारा प्रकाश डाला है इस टॉपिक के ऊपर। अब बस हमें क्या करनी है, पढ़ना नहीं है, हमें क्या करना है, रिसर्च करना है। ठीक है, चलो इसी टॉपिक से आगे कंटिन्यू करेंगे, इसकी एक और लिमिटेशन बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन भी कल करेंगे। ठीक है, और आज आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं मॉड्यूल से। ठीक है, उसको जरूर सॉल्व करके आइएगा, नोट्स के एंड में देखिएगा, आपको होमवर्क मॉड्यूल का मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों। कोविड फेक नहीं था भाई, तुम फेक स्पैमर हो।